उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की का दौरा किया, जहां उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर के अवसर पर जाकर पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया, जिसे भरना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने विधायक चंद्रशेखर के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन से राज्य को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी विरासत को हमेशा के लिए संजो के रखा जाएगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी पूर्व विधायक चंद्रशेखर के परिवारजनों को शोक व्यक्त करते हुए पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना की। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई वर्षों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो उन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक बड़े मानदंड स्थापित किए हैं, उनको हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो अभिलाषाएं थी, उनके स्वप्न थे, उन सभी को साकार करने के लिए काम करेंगे। इधर सिलक्यारा सुरंग ने निर्माण कार्य गति पकड़ रही है। मार्च 2025 तक सिलक्यारा सुरंग आर पार होने की संभावना है। पुलगांव बड़कोट छोर से सुरंग की खोदाई का काम लगभग 180 मीटर शेष रह गया। हालांकि सिलक्यारा छोर से गत वर्ष भूस्खलन में गिरा मलबा अब तक नहीं हट पाया है। वहीं NHIDCL के अधिकारियों का कहना है कि पुलगांव बड़कोट छोर से अवशेष खोदाई का काम अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें, चारधाम सड़क परियोजना में यमुनोत्री हाईवे के समीप लगभग 853.79 करोड़ रुपए लागत से निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण इस साल मार्च तक पूरा होना था, लेकिन बीते साल 12 नवंबर को सुरंग के सिलक्यारा मुहाने के पास भूस्खलन होने से इसका निर्माण 2 माह तक बंद रहा। भूस्खलन में 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकालने में ही 17 दिन का समय लग गया था। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में शिक्षा विभाग के कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, LT शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की है। रेखा आर्य ने कहा, बैठक में कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्य ने सरकार द्वारा संचालित नमक पोषण योजना NFSA के तहत राशन वितरण की मौजूद स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश व भाड़ा भुगतान संबंधी विषयों पर अधिकारियों संग समीक्षा की है। बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी।
इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा NFSA के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है उसका क्या स्थिति चल रही है इसकी जानकारी इत्यादि, प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। तो इन सभी समीक्षाओं में निश्चित रूप से विभाग ने अभी तक में जो हमारे मुफ्त गैस रिफिल योजना है उसका शासनादेश निर्गत होने के साथ ही जल्दी से जल्दी हमारे जो इसके उपभोक्ता है उनको वो सब्सिडी उनके खातों में डीबीटी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हमारे जो NFSA के हमारे ठेकेदार हैं जो कि डोर स्टेप डिलीवरी का काम करते हैं, जिनको कि NFSA के तहत जो है धुलान भाड़ा हो या उनका 1 साल का जो भुगतान है वो जो नहीं हो पाया है उस भुगतान को भी भारत सरकार में ना भेजते हुए भारत सरकार से जो डिमांड होनी है वो तो डिमांड हमें करनी है, लेकिन राज्य सरकार फिलहाल इसका भुगतान अपने स्तर से कर ले और जब भारत सरकार का भुगतान आएगा तो वह उस भुगतान का राज्य सरकार में निहित कर ले। तो इसके निर्देश जो है आज विभाग के अधिकारियों को दिए हैं कि समय रहते हुए उनका जो है भुगतान परिवहन कार्य का जो है वो भुगतान कर दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो है भविष्य में 1-2 योजनाएं जो हम लोग पूर्व में चाहे वो महिला आरक्षण लाने की बात कही थी सस्ता गल्ला विक्रेता के रूप में, चाहे जितने भी हमारे रिक्त सस्ता गल्ला विक्रेता के हमारे दुकान है वहां पर नियुक्ति होने के संदर्भ में उस प्रस्ताव को भी शीघ्र तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो आज की बैठक में खाद्य विभाग द्वारा लगातार ये कोशिश है कि हमारे उपभोक्ता हैं उनको हर तरह से जो उनके मौलिक खाद्यान्न के अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाए। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उन्हें जीत पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें, उपचुनाव में जीत के बाद विधायक आशा नौटियाल पहली बार देहरादून पहुंची। इस दौरान पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को अब और नई गति मिलेगी। इसके बाद आशा नौटियाल विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी के आवास भी पहुंची। खंडूड़ी ने विधायक आशा नौटियाल को उनके नेतृत्व और समर्पण के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वह अपने कार्यकाल में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। तो आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती है। इसके साथ ही वह अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना भी है। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीजों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां वे सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि, बागवानी और ऊर्जा की दृष्टि से 30 से ज्यादा नीतियों को बदला है, उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई समस्या ही तो धरातल पर उसका उपाय किया जा सके। नहीं, देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की, और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है उसकी समीक्षा करना, जो विकास के अन्य कार्य हैं उनकी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा करना, और साथ ही साथ लोगों से मिलना ताकि उनकी समस्या जो है धरातल स्तर पर जाकर के प्राप्त की जा सके।
इन लक्ष्यों को लेकर के उनका प्रवास कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पहाड़ी क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा में सुधार और आसान कैसे किया जाए, इस पर भी शिक्षा विभाग मंथन जारी है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षकों को मैदानी जनपदों में आने की होड़ है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्वलंत समस्या है। ज्यादातर शिक्षा मैदानी इलाकों में अटैचमेंट पाने के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। वहीं की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अटैचमेंट और ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। ट्रांसफर एक्ट और धारा 27 के अंतर्गत ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने अटैचमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या पर ही अब शिक्षकों की तैनातगी की जाएगी। जिस स्कूल में छात्र संख्या कम होगी, वहां पर अधिक शिक्षकों को तैनात नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा विभाग में, अटैचमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर के। लेकिन हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता से काम किया जाए, स्थानांतरण एक्ट का अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है उस पर माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल रोक लगा दी है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है ना किया जाए। जो ट्रांसफर्स है वो धारा 27 के अंतर्गत या जो स्थानांतरण एक्ट के सुसंगत प्राविधान है उसके अंतर्गत किया जाए। तो हम इसका ध्यान रख रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षकों की संख्या है वो स्टूडेंट्स की संख्या के सापेक्ष ही हो, इसको रेशनलाइज किया जाए। हमने इसमें आख्या भी ली है सभी जनपदों से कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो है टीचर्स की जो संख्या है वो अनुपातिक उसमें नहीं है। तो वाक्य प्राप्त होने के बाद हम इसको रेशनलाइज होने पे भी विचार करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो अगला हमारा शैक्षिक सत्र होगा उसमें ये रेशनलाइजेशन किया जाए कि छात्रों की संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों की संख्या हो विद्यालय में और शिक्षक वहां पे अनुपस्थित ना हो। और इस तरह की जो शिक्षकों की अनुपस्थिति या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत के संबंध में कोई भी हमारे पास शिकायत या तथ्य संज्ञान में आता है तो उसमें कार्रवाई भी की जाती है। देखिए, अटैचमेंट के संबंध में एक बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और हमने जो पुराने अटैचमेंट्स हैं उनकी सूची तैयार करी थी, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा ने ये निर्देशित किया है कि जो अटैचमेंट्स हुए किस कारण से हुए हैं उस कारणों पे एक एनालिसिस कर लिया जाए। कहीं पे अगर विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार किया गया है या किसी कार्यालय में आवश्यकता के अनुसार किया गया है या कोई गंभीर बीमारी के दृष्टिगत किया गया है तो उसको कैटेगराइज किया जाए। तो अभी वो सूची भी लगभग अंतिम रूप में है, वो तैयार हो गई है। तो हम ये देखेंगे अटैचमेंट का कारण क्या है। अगर अटैचमेंट का कारण कहीं पे विद्यालय की आवश्यकता या कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप है या कोई गंभीर बीमारी उसका कारण है तो वो ठीक है, उसको माननीय मंत्री जी के समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर लगता है कि कोई अटैचमेंट बिल्कुल नियम विरुद्ध हुए हैं, जिसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो उनको निश्चित रूप से जैसे हमें निर्देश मिलते हैं उसके बाद समाप्त किया जाएगा। हाँ 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 हाँ। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है।
धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और अभी आगे एक वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है, कोई इसमें विशेष परिवर्तन है। आगे बढ़ेंगे। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के उत्तरकाशी गंगोत्री के हिस्से में प्रस्तावित हीना नेताला बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया और संबंधित हितधारकों की राय भी जानी। चारधाम सड़क परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के उत्तरकाशी गंगोत्री के हिस्से में तेखला पुल से हीना तक प्रस्तावित बाईपास निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा शासन स्तर पर दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश पर वस्तु स्थिति की पड़ताल करने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे आज यहां पहुंचे थे। सचिव ने सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ तेखला, गंगोरी, गणेशपुर, नेताला से होते हुए हीना तक का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित बाईपास एवं वर्तमान सड़क की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। सचिव ने इस क्षेत्र में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और उनके उपचार की संभावनाओं की जानकारी भी ली है। आप जानते हैं उत्तरकाशी गंगोत्री का जो NH है उस पर सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम करना प्रारंभ कर रहा है BRO। उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर और बाकी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था। एक बाईपास प्लान किया गया, उसके बारे में अपना बात अपनी रखी थी शासन स्तर पर। तो उसके क्रम में ये निर्णय लिया गया कि हम फील्ड में जाके एक बार बात कर लें और साइट इंस्पेक्शन करके डिसाइड करें कि क्या ऑप्शन बेहतर होगा। उसी क्रम में मैं और चीफ इंजीनियर जो मॉर्क हैं, मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, और BRO के चीफ इंजीनियर, हम लोग आज यहाँ आए हैं और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से DM साहब, SDM साहब, सब लोग साइट पर देख के आए हैं हम लोग सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोगों ने जो क्षेत्र के लोग थे उनसे भी बातचीत की, उन्होंने अपनी बात रखी है। ये सारा कंक्लूजन हम लोग शासन स्तर पर इसको रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो जल्दी ही बताया जाएगा। सर, एक चीज़ हो रही है कि आपदा में कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या उनको बनाने को लेकर? जितने भी पुल क्षतिग्रस्त होकर आए थे उसमें हमने मैक्सिमम सैंक्शन कर दिए हैं। 10 पुल ऐसे हैं जिनके एस्टिमेट हम लोग के पास हैं शासन स्तर पर, वो भी जल्दी सैंक्शन कर दिए। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना और सड़कों के चौड़ीकरण को देखते हुए परिवहन विभाग देहरादून शहर में मुख्य मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा का दोबारा निर्धारण करने जा रहा है। 2 वर्ष पहले निर्धारित की गई गति सीमा पर वर्तमान परिदृश्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वर्तमान में जो गति सीमा तय है उसमें कई बाईपास व प्रमुख मार्ग ऐसे हैं जहां कार की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि सड़कों के चौड़ीकरण या विकास का क्या लाभ है जब गति सीमा बैलगाड़ी के समान रखनी है। वहीं कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां गति सीमा अधिक होने के कारण दुर्घटना बढ़ रही है। ऐसे में विभाग ने इस बार सड़कों पर 3 समय सुबह, दोपहर और शाम वाहनों का दबाव और औसत गति का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने की तैयारी की है। RTO अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि वाहनों की गति सीमा जब 2 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी तब कई राजमार्ग व बाईपास पर चौड़ीकरण या अन्य निर्माण कार्य चल रहे थे। हरिद्वार बाईपास समेत आशा रोड, शिमला बाईपास, सहस्त्रधारा रोड व शहर के कई मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में इन मार्गों पर परीक्षण के बाद गति सीमा बढ़ाई जाएगी। आपने जो कहा कि शहर के अंदर, आपने सही कहा कि 30 की एवरेज स्पीड है। अगर जहां पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो कोई भी गाड़ी चलाने वाला ये समझे कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। परंतु रोड के चौड़े करने से ही सारी समस्याओं का हल नहीं होता। हमारे द्वारा ये देखा जाता है कि किस रोड पर कितना ट्रैफिक है। हमारी टीम्स आजकल देहरादून शहर के अंदर विभिन्न रोडों का सर्वे कर रही हैं और ये देख रही हैं कि सिर्फ रोड चौड़ी होने से नहीं, क्या उस पर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं बच्चों का कोई स्कूल तो नहीं है, या कोई अस्पताल तो नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर गति सीमा का निर्धारण किया जा रहा है और जहाँ पर चौड़ी रोड है, कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर इस परिस्थिति को देखते हुए इसकी गति सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। गोल्डी मसाले के 100
धामी सरकार तमाम दावे कर रही है और अपने हर चुनावी मुद्दे में भू कानून को ट्रम्प कार्ड के तौर पर जल्द लागू करने की बात कर रही है। वहीं विपक्ष के साथ तमाम संगठन लगातार भू कानून को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर भू कानून को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा का कहना है कि प्रदेश में भू कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और नारायण दत्त तिवारी जो भू कानून लाए थे उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और जो लोग सख्त भू कानून लाने की बात कर रहे हैं उन्होंने पहले कानून बदलने का काम किया, जबकि सरकार को जल्दबाजी न करते हुए एक बुद्धिजीवी का दल बनाना चाहिए जो भू कानून को लेकर अध्ययन करें। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो भू कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून लाए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान आज सामने देखने को आ रहा है। जो आज सख्त भू कानून लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत के द्वारा लाए गए एक कानून को, जिसमें कहा था कि जिस प्रयोजन से जमीन खरीदी गई है, अगर 2 वर्ष में उसमें कार्य नहीं होगा तो हम उस जमीन को सरकार में निहित कर लेंगे, उसको बदलने का काम किया। आज वही सरकार सख्त कानून की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करते हुए एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिसमें सभी किस्म के बुद्धिजीवी, हर बात को मानने वाले बुद्धिजीवी लोगों का एक दल हो, जो विभिन्न राज्यों में जाकर जब भू कानूनों को गठित किया गया, बनाया गया, उसके क्या अच्छे परिणाम आए और क्या दुष्परिणाम आए उसका अध्ययन करें और अध्ययन के बाद ही कोई अच्छा भू कानून उत्तराखंड के लिए लाया जाए, जो यहाँ की आर्थिकी के लिए भी अच्छा हो, जो आने वाले समय में हमारे डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा हो और उत्तराखंड की भूमियों की रक्षा के लिए भी अच्छा हो। इस तरीके के कानून की आवश्यकता है। रही बात जो एडवाइजरी की बात है, मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन से भू कानून लागू होगा उस दिन से आगे को वो कानून लागू होगा। पूर्ववर्ती चीज़ों में वो कानून किस तरीके से लागू होगा उसको कोर्ट पर चैलेंज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को सलाह देने वाले लोग थोड़ा गलत हैं, जिससे बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मुँह की खानी पड़े। इधर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव व अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर हर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के IT सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है। उसी के मद्देनजर आज इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश के अंदर व कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी सूचना भी इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी और आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मैंने भले ही 22 लाख मेंबर्स का कहा है, लेकिन आपको सत्यता पता है कि वो तो पुराने ही लोगों को बार बार मेंबर बनाने में लगी हुई है। अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है। अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज की करी है, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है। उसके बाद जो हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं। भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते कि 20-20 लाख हम करा देंगे, 25-25 लाख हम करा देंगे और घुमा फिरा के जो उनके प्रदेश के नेता हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही दोबारा मेंबरशिप ले रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य था प्रत्येक विधानसभा 5 से 10 हज़ार, आपको भली बात ही याद होगा कि उन्होंने जो अपने विधायकों को लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लक्ष्य में 500 मेंबरशिप हुई है विधानसभाओं में। जो आज करंट विधायक हैं, आज प्रदेश में 40 से 50 कहीं ना कहीं MLAs है, उनकी विधानसभा में 500 हज़ार मेंबर हैं। और भाजपा से मैं कह रहा हूँ कि आज उनको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा और उनकी मेंबरशिप आज की डेट में लोग ले ही नहीं रहे। अब चाहे वो फेक वादे करते रहे 20 लाख 25 लाख, वो तो उनके आंकड़े चलते ही हैं। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।